हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस जो कि हिंदी साहित्य पर आधारित थे, वहाँ पर हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के 3 वीडियोस दिए हैं, जो कि आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन आज का जो यह सेशन है, यह हिंदी प्रैक्टिस सेट है, जो कि व्याकरण का प्रैक्टिस सेट है। और यह आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, जैसे कि आने वाली सभी परीक्षाएं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, बीपीएससी 2.0 जो अभी अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, हरियाणा टेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी, या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर आपसे हिंदी भाषा पूछा जाएगा, सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और हम लोग प्रश्नों को पूरी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से इनका हल देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आपसे पूछा गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। विकल्प का 2, खा में 4, गौ में 3 या घा में 6। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, इसलिए विकल्प का सही हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि शुद्ध शब्द रूप है। यहाँ पर आपसे शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? क्या दुर्निवार होगा, क्या दुर्निवार होगा, दुनिवार या दुर्निवार होगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ का जो वर्तनी सही है वो आपका दुर्निवार विकल्प घा बिल्कुल सही दिया हुआ है, बाकी सभी दिए हुए विकल्प गलत है। ओके, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द दिया है मना, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगा? क्या मनाही हो जाएगा, क्या मनसा हो जाएगा, क्या मानस हो जाएगा, या फिर मन हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका विकल्प जो है वो का सही होगा। मन की भाववाचक संज्ञा मनाही होता है। ठीक है, मनाही होता है। मनसा से तात्पर्य है कि विचार, आपका क्या विचार है, कैसी मनसा है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। क्या 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, या फिर 5 भेद होंगे? तो आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम लोग देखेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। विकल्प खा बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो 2 भेद होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया भी पूछा जाए तो भी आप 2 ही आंसर देंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्लियर है? तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, निम्न में अव्यय शब्द है। तो अगर हम लोग अव्यय जाने, जिस शब्द में जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अर्थात जिसको तोड़ा ना जा सके, बदला ना जा सके। तो कौन सा होगा? क्या भारत होगा, क्या श्याम होगा, आ होगा, या फिर दक्षिण होगा? कौन सा शब्द हो जाएगा अव्यय शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो, वह शब्द जैसा का तैसा ही प्रयोग किया जाए? तो ऐसा विकल्प जो होगा वो हमारा विकल्प हो जाएगा गा। विकल्प गा, यानी कि शब्द आह जो है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है?
तो आपसे क्रिया विशेषण पूछा गया है। क्या कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर रीतिवाचक होगा? तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प का हो जाएगा, कालवाचक होगा, क्योंकि दिया है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, यानी कि सुबह दिया है। और सुबह क्या है, ये एक समय है और समय को ही क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कालवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्रिया विशेषण के भेद की बात करें, यहाँ पे ये आप देखा है कि क्रिया विशेषण दिया है, अगर इसके भेद की बात करें तो भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर, किसके अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल होगा? में कौन सा काल है? क्या संदिग्ध वर्तमान काल होगा, क्या संभाव्य वर्तमान काल होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा या फिर सामान्य वर्तमान काल होगा? तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है वो संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल यानी कि संभावना प्रकट कर रहा है कि वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 अंगीठी का तत्सम है। तत्सम क्या होता है? तत्सम क्या होता है? तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत निष्ठ शब्द क्या होता है? संस्कृत निष्ठ शब्द, यानी कि जो संस्कृत से आए हुए शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या विकल्प का होगा? अग्निका होगा, अनिष्ठिका होगा, क्या अग्निष्ठिका होगा या फिर अग्निष्ठिकी होगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि इसका विकल्प गा बिल्कुल सही होगा, अग्निष्ठिका हो जाएगा। क्लियर है। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में कहा है कि उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कारक है। यहाँ पर इस वाक्य में आपसे कारक पूछा गया है कि कौन सा कारक होगा? क्या कर्म कारक होगा, क्या संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या फिर कर्ता कारक होगा? कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि उसने, उस जो है ये क्या है? उस क्या है? ये एक सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है और जो ने लगा है ये आपका कारक चिन्ह है, और सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह एक सिरोरेखा में रहता है, और ने जो कारक चिन्ह है वो कर्ता का है। तो यहाँ पर विकल्प जो सही होगा वो घा हो जाएगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है। कर्म कारक का कारक चिन्ह जो होता है वो को होता है। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है? तो रा री रे होता है और का की के होता है, का की के। ठीक है। अधिकरण की बात करें तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा? में होगा और पर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10 में कहा है, इनमें से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा शब्द दिया है जो पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो क्या इज्जत हो जाएगा, क्या पंख होगा, जल होगा या फिर चमक हो जाएगा? तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो पंख शब्द दिया है, पंख शब्द जो दिया है ये पानी की जगह प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है। इज्जत, जल और चमक ये तीनों पानी की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। पंख के पर्यायवाची की बात करें तो इसका क्या हो सकता है? पर हो सकता है, पांख हो जाता है, पांख भी होता है इसका, डैना भी होता है। ठीक है। डैना भी होता है और पक्ष भी होता है। तो ये इसके पर्याय हो जाएंगे। ठीक है।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा। विकल्प का में दिया है आकर और आकार, खान और आकृति, यानी कि आकर जो है इसका अर्थ खान है क्या और आकार का अर्थ आकृति है क्या, क्या ये दोनों सही दिए हुए हैं, युग्म सही दिया है। इसी प्रकार निर्झर और निर्झर का अर्थ क्या शून्य और झरना होगा। कुल और कूल का अर्थ वंश या शीतल होगा। सर और सर का अर्थ बाण या भला आदमी होगा। तो कौन सा विकल्प सही है जिसमें सभी अर्थ सही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है वो आपका विकल्प का बिल्कुल सही दिया है। आकर का अर्थ खान होता है और आकार का अर्थ आकृति होता है। अगर बात की जाए निर्झर और निर्झर, तो निर्झर का अर्थ झरना होता है, लेकिन ये गलत दिया है। अगर बात करें निर्झर, निर्झर का अर्थ क्या होगा, तो कभी कभी बूढ़ा न होना, बूढ़ा न होना निर्झर का अर्थ होता है। कुल की बात करें और कुल, तो कुल का अर्थ वंश बिल्कुल सही दिया है, परंतु कुल का अर्थ शीतल नहीं होता है। क्या होता है, कुल का अर्थ किनारा होता है। क्या होता है, किनारा होता है, या फिर इसे हम लोग तट कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार घा में सर और शर दिया है। शर का मतलब बाण और सर का मतलब भला आदमी होता है क्या, तो नहीं, ये गलत दिया है। शर और सर दोनों का ही अर्थ बाण होता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या अनुत्तर हो जाएगा, क्या अनुगामी होगा, अनुवर्ती होगा या फिर अनुगमनीय होगा। तो इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प खा बिल्कुल सही होगा, अनुगामी हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 13। इत्यादि में कौन सी संधि होगी। इत्यादि में कौन सी संधि होगी। यण संधि होगी क्या, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि होगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि इत्यादि में यण संधि होगी, विकल्प का बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। क्या विच्छेद कहा जाता है, क्या बदलाव कहा जाता है, विग्रह कहते हैं या फिर विभक्त कहते हैं। तो क्या कहते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो विग्रह कहा जाता है। विकल्प गा बिल्कुल सही है। संधि को अलग करने को कहते हैं विच्छेद। बदलाव का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। और जो विभक्त होता है इसका मतलब होता है अलग करना। क्या होता है, अलग करना। ठीक है। विभक्त का मतलब अलग किया हुआ, अलग करना या बांटा हुआ। अलग करना नहीं, अलग किया हुआ होता है, अलग किया हुआ। ठीक है, विभक्त किया या। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। राजकुमार में कौन सा समास है। राजकुमार में कौन सा समास है। क्या कर्मधारय समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या बहुब्रीहि समास, यानी कि दो विकल्प दो बार दिया है, ये गलत है। तो 3 में बताएंगे। तो राजकुमार में कर्मधारय समास नहीं है, यानी कि ये विकल्प नहीं है। बहुब्रीहि भी नहीं है और द्वंद्व भी नहीं, यानी कि सभी दिए हुए विकल्प गलत हैं। तो राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है, जहाँ कारक चिन्ह लगाए जा सकते हैं या कारक चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जब हम राजकुमार का सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, राज के लिए, राज के लिए, यहां लिखेंगे राज के लिए कुमार। तो ये आपका सामासिक विग्रह हो जाएगा। आप याद रखेंगे, हो सकता है यह भी आपसे पूछ लिया जाए। तो आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को देखा है, और जबकि इन 15 प्रश्नों में हम लोगों ने लगभग 30 से 35 प्रश्नों को कवर किया है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर लगता है कि आप लोगों को कंटेंट बेहतर मिल रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को ऑथेंटिक कंटेंट ही उपलब्ध कराया जाए, जो कि आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे फंसने के चांसेस हों। तो
मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।